गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोग अभी यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें राष्ट्रवाद के उदय और विकास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है फ्रांस से, फ्रांस की 1789 की महान क्रांति से। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में सबसे व्यापक परिभाषा कौन दिए थे? राष्ट्रवाद का एक व्यापक परिभाषा सर्वप्रथम फ्रांसीसी दार्शनिक दिए थे। उस फ्रांसीसी दार्शनिक का क्या नाम था? उस रेनन। हाँ, अंसर्ट रेनन। उस फ्रांसीसी दार्शनिक का नाम था अंसर्ट रेनन। और एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने कल्पना दर्श की रचना की थी, जिसको अंग्रेजी में यूटोपिया कहते हैं। उसका नाम क्या था? फ्रेडरिक सॉरियो। हाँ, फ्रेडरिक सॉरियो था। तो 1789 का महान क्रांति से यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आता है। कब आता है? फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन का तख्ता पलट करते हुए 1799 में आता है और 1804 में वह वहाँ का सम्राट बन जाता है। उसके बाद यूरोप के कई देशों पर वह विजय प्राप्त करता है और वहाँ पर इसके प्रयासों से राष्ट्रवाद फैलता है। जैसे इटली में ट्रांसपेडेंट गणराज्य बनाता है एवं सिसेल्पाइन गणराज्य बनाता है इटली में। जर्मनी में क्या बनाता है? 300 राज्य था, उस सबको मिला करके 39 राज्य बनाता है। तो वहाँ राइन राज्य संघ की स्थापना करता है। उसी प्रकार पोलैंड में वारसा की ग्रैंड डची बनाता है। इस तरह करके राजनीतिक उपखंड बना करके वो अपना शासन करता है यूरोप में। और इससे क्या होता है? राष्ट्रवाद फ्रांस से निकल करके यूरोप के दूसरे देशों में फैलता है। लेकिन 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट के हराने वाले कौन कौन लोग थे? नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के लिए 4 राष्ट्र दोस्ती करते हैं और नेपोलियन बोनापार्ट को हरा देते हैं। वो 4 राष्ट्र कौन कौन थे? ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया हंगरी। हाँ, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है। तो ये 4 जब ये लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं नेपोलियन बोनापार्ट पर, तो वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो वियना में एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं जिसे हम लोग वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कह सकते हैं। वहाँ पर एक संधि होती है फ्रांस के साथ। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वियना की संधि, ट्रीटी ऑफ वियना। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं ट्रीटी ऑफ वियना और हिंदी में कहेंगे वियना की संधि। तो वियना की संधि में जो मुख्य रूप से जो बात होती है कि पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो राष्ट्रवाद की लहर चली थी, इसको समाप्त कर करके जो पहले जो राजतंत्र था और सामंतवाद था, उसी को स्थापित करने के प्रयास किया जाता है। नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस जितना क्षेत्र को जीता था सब उससे छीन लिया जाता है। फ्रांस के चारों ओर क्या किया जाता है? एक नए राज्यों का घेरा बना दिया जाता है ताकि फ्रांस का शक्ति नहीं बढ़े। इटली पर प्रभाव बनाए रखने के लिए उसको कई छोटे राज्यों में विभक्त कर देता है। इस प्रकार इसमें जो मुख्य रूप से जो बात होती है कि इस जितना सुधार उपाय किया था नेपोलियन बोनापार्ट, सबको इसमें समाप्त कर दिया जाता है और पुनः क्या लाया जाता है? जो पहले जो चल रहा था राजतंत्र, उसी को स्थापित किया जाता है।
इसी क्रम में क्या होता है, फ्रांस में कौन गद्दी पर बैठता है, किसको बैठाया जाता है? वियना की संधि के द्वारा फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी दिया जाता है। मोहम्मद आसिफ नाम से जो ज्वाइन किए हैं उनका कैमरा ऑन है। कैमरा ऑन की कोई आवश्यकता नहीं है, कैमरा को ऑफ रखना है। मोहम्मद आसिफ से जो भी ज्वाइन किए हैं। तो फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी पर बैठाया जाता है। इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंप दिया जाता है। इसी प्रकार यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर करके पुरानी सत्ता को बहाल किया जाता है। तो इसमें क्या हुआ, प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय हुई। प्रतिक्रियावादी मतलब क्या हुआ, वियना कांग्रेस में मुख्य जो बात हुई, घटना घटी, वह हुई कि प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय हुई। तो प्रतिक्रियावादी का अर्थ हम कल के क्लास में बताए थे। सुधार की विरोधी। हाँ, सुधार किया, जैसे सुधार कौन किया था, कि फ्रांस क्रांति के बाद सुधार हुआ था। नेपोलियन भी सुधार ही किया था। वह शासक जरूर बना था, लेकिन वो बहुत नेपोलियन कोड लाया था 1804 ईस्वी में। उसमें बहुत सा सुधार किया था। सामंतवाद को ख़त्म कर दिया था, कानून के समक्ष सबकी समानता की बात किया था। तो ये सब सुधार लाया था। तो ये इन चीज़ों से बहुत लोग नाखुश थे। उसमें एक था मेटरनिक। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया के चांसलर था। इसी के अध्यक्षता में वियना कांग्रेस में वियना की संधि हुई थी। तो इस वियना के संधि जो हुई थी उसमें मुख्य रूप से योगदान किसका है, मेटरनिक का। इसलिए इसको 1815 के बाद जो यूरोप में जो व्यवस्था लागू हुई, उस व्यवस्था को क्या कहा गया, मेटरनिक व्यवस्था। मेटरनिक व्यवस्था इसलिए कहा गया कि वियना के संधि में जो मुख्य जो भूमिका थी वो किसकी थी, मेटरनिक की थी। मुख्य जो भूमिका किसकी थी, वो मेटरनिक की थी। इसलिए 1815 के बाद यूरोप में जो स्थिति बनती है उसको कहा जाता है मेटरनिक व्यवस्था। और वियना के संधि में मुख्य रूप से क्या हुआ, प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय हुई। परंतु हमेशा के लिए विजय नहीं हुई, क्योंकि फिर 1830 में फ्रांस में क्रांति हो जाती है, जिसको हम लोग जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। 1815 में वियना की संधि के द्वारा प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय तो हुई, लेकिन यह विजय अस्थायी नहीं हुई, क्योंकि फिर एक क्रांतियों का दौर शुरू हो जाता है यूरोप में, जो 1830 से 1848 तक चलता है। वियना की संधि में एक यूरोपीय कंसर्ट की भी स्थापना की जाती है। कंसर्ट का मतलब होता है सामंजस्य। एक यूरोपीय कंसर्ट की स्थापना होती है। उसमें क्या होता है कि वियना कांग्रेस में 2 प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसमें पहला क्या था, रूस के जार अलेक्जेंडर। जार मतलब जार कहा जाता है, क्या हुआ, रूस के जार मतलब क्या समझे, रूस के राजा। हाँ, रूस का जार मतलब हुआ रूस के राजा। रूस के राजा अलेक्जेंडर। रूस में राजा को जार कहा जाता है। तो उस वक्त जो रूस के जार थे अलेक्जेंडर, उसने एक पवित्र संघ की योजना लाई। पवित्र संघ में क्या था, तो जार का मानना था कि यूरोप के सभी राजा एक दूसरे के भाई तुल्य हैं। अतः आवश्यक है कि आवश्यकता पड़ने पर एक राजा दूसरे राजा की सहायता करे। एक कौन ज्वाइन किए हुए है मोहम्मद आसिफ शेख, वो अपना कैमरा ऑफ कर लो, क्योंकि इस क्लास को रिकॉर्डिंग करके फिर यूट्यूब पर डालते हैं, इसलिए अपना कैमरा ऑफ कर लेगी। सिर्फ सुनना है। तो एक प्रस्ताव लाया रूस के जार अलेक्जेंडर ने क्या किया, पवित्र संघ की योजना लाया
उसमें क्या था, क्या समझा प्रवृत्त संघ की योजना में? प्रवृत्त संघ की योजना में क्या है? उसका मानना था कि सभी जो राजा क्या है, एक दूसरे के भाई तुल्य है। अतः आवश्यक है कि आवश्यकता पड़ने पर एक राजा दूसरे राजा की सहायता करे। और ऑस्ट्रिया के चांसलर जो मेटरनिक था वो योजना लाया, उसका नाम था चतुर्राष्ट्र मैत्री। चतुर्राष्ट्र मैत्री योजना में क्या था कि ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन और रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन और रूस जो चार को मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट को हराया, तो इन लोगों में चतुर्राष्ट्र मतलब चार राष्ट्रों के बीच में मैत्री की योजना लाया कि आपस में दोस्त बने रहें आगे भी। अभी तो जैसे फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट को तो हराया ही गया, लेकिन भविष्य में भी ये चारों राष्ट्र दोस्त के रूप में रहें और समय समय पर सम्मेलन आयोजित करके यूरोप की शांति को भंग करने वाले खतरे से बचाने का उपाय सुझाएं या प्रयास करें। तो यूरोपीय कंसर्ट में ऐसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरोपीय कंसर्ट में क्या बातें की गई या यूरोपीय कंसर्ट से क्या समझते हो, तो क्लियर है कि इसमें दो प्रस्ताव पारित हुआ। एक रूस के जार अलेक्जेंडर, जिसको पवित्र संघ कहा गया, और दूसरा ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा प्रस्ताव लाया गया, जिसको चतुर्राष्ट्र मैत्री योजना कहा गया। तो यूरोपीय कंसर्ट क्या काम किया? यूरोपीय कंसर्ट भी जो यूरोप में क्रांति के पहले जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को लाने का प्रयास किया। अब अगला प्रश्न है कि मेटरनिक व्यवस्था क्या है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि मेटरनिक व्यवस्था क्या है, तो मेटरनिक व्यवस्था इसी को कहते हैं 1815 के बाद जो व्यवस्था लागू हुई यूरोप में वियना की संधि के द्वारा, जिसमें मुख्य भूमिका किसका था? मेटरनिक का था। इसको मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है क्योंकि इस व्यवस्था को लाने में मुख्य भूमिका मेटरनिक की थी। मेटरनिक क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था और क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। तो सारा चीज़ आ जाता है एक ही शब्द में, प्रतिक्रियावादी में। प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी दो शब्द बोलेंगे ना तो उसका पूरा चरित्र आ जाता है। मेटरनिक के लिए यदि दो शब्द बोलना होगा तो उसका पूरा चरित्र आ जाता है। वो चरित्र क्या है? प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी। रूढ़िवादी जो हजारों साल से चली आ रही है वही अच्छा है, रूढ़िवादी हो गया। प्रतिक्रियावादी कोई परिवर्तन होगा उससे बर्दाश्त नहीं करेंगे तो उसको कहेंगे प्रतिक्रियावादी। सुधारों का जो विरोधी है तो उसको कहते हैं प्रतिक्रियावादी। तो मेटरनिक क्या था? प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी। उसका नीति का जो मूल मंत्र था, शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। तो उसका अर्थ भी यही हो गया, शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। तो ये भी निकलता है प्रतिक्रियावादी का ही अर्थ हुआ, वही बोलता था वही। तो उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे क्या कहते हैं? मेटरनिक व्यवस्था। इसका उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रवादी और प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को कुचल देना एवं पुरातन व्यवस्था को बनाए रखना। और उसके बाद क्या किया? राष्ट्रवादी और प्रजातंत्रात्मक जो व्यवस्था बनाया गया यूरोप में उसे कुचल दिया और फिर निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था को लाया जो पहले से चली आ रही थी। निरंकुश राजा के विरोध में क्रांति हुई थी तो पुनः उन्हीं राजाओं को बैठा दिया। और क्रांति के सिद्धांतों को रोकने के लिए इसने बहुत सा प्रयास भी किया। क्या किया कि प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया। क्या क्या उपाय किया कि पुनः यह क्रांति न हो, पुनः देश में ऐसी स्थिति न हो, राष्ट्रवादी लोग पुनः क्रांति न करें। तो इसके लिए उसने बहुत सा उपाय भी किया।
तो उसमें जो क्या क्या उपाय किया, प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया कि कोई भी राजा के विरुद्ध में छाप नहीं सकता है, समाचार नहीं छाप सकता है, अखबार पर, पुस्तक पर, नाटक पर, गीतों पर सेंसरशिप लागू किया। सेंसरशिप मतलब प्रतिबंध, कैंची, उस पर निगरानी लगाया गया कि राजा के विरुद्ध में कुछ भी बातें नहीं लिखी जाएगी, चाहे राजा कितना भी गलत क्यों न करें। जासूसों का है जो कि जाल बिछाया गया। ऑस्ट्रिया में जासूसों के द्वारा नागरिकों की गतिविधियों पर निगरानी रखा गया। विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं छात्रों पर भी निगरानी रखा गया। ऑस्ट्रिया के समान जर्मनी और इटली में भी राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया। लेकिन ये प्रयास हम पहले ही बताए, मेटरनिख के द्वारा किया गया प्रयास पूरी तरह सफल नहीं रहा, क्योंकि 1830 में पुनः क्रांति हो जाता है। वो कैसे होता है कि मेटरनिख के प्रयास के बावजूद जो राष्ट्रवादी लोग थे और जो क्रांतिकारी लोग थे उनका पूर्ण रूपेण दमन नहीं हो सका। वो सरकारी दमन से बचने के लिए वो लोग क्या किए, भूमिगत आंदोलन चलाना शुरू कर दिए। भूमिगत आंदोलन मतलब गुप्त रूप से। भूमिगत आंदोलन का मतलब क्या हुआ, गुप्त रूप से आंदोलन चलाना शुरू कर दिए। अब कई गुप्त संगठन स्थापित किए, जैसे इटली में एक विख्यात क्रांतिकारी थे, उनका नाम था मेजनी। इटली में एक विख्यात क्रांतिकारी थे जिनका नाम क्या था, मेजनी। मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठन स्थापित किया। इटली में जो क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ, किसके विरोध में, यही निरंकुश राजतंत्र के विरोध में। निरंकुश राजतंत्र के विरोध में इटली में यंग यूरोप भूमिगत संगठन का स्थापना हुआ। तो इसमें युवाओं का और छात्रों का बहुत समर्थन मिला। और इसमें एक और संगठन था, उग्र राष्ट्रवादी संगठन था, उसका नाम था कार्बोनारी। उग्र राष्ट्रवादी संगठन था जो हिंसा में विश्वास करता था, उसका नाम था कार्बोनारी। कहाँ का था, वो भी इटली का ही था। तो वो भी क्रांति का संदेश फैला रहा था। तो मेजनी और जो अन्य क्रांतिकारी थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि लोकतंत्र वाली व्यवस्था लागू हो, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो। ये सब मेजनी और अन्य क्रांतिकारी चाहते थे। तो इस प्रकार मेजनी का जो प्रयास चल रहा था इटली में, तो उसको देखते हुए जो मेटरनिख था वो क्या कहा, वो कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। किसको कहा, मेजनी को कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का यह सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा। तो मेटरनिख ने कहा था। मेजनी के या अन्य जो क्रांतिकारी उदारवाद और राष्ट्रवाद के लिए जो काम कर रहे थे उन लोगों के बारे में कहा था मेजनी ने। इसी प्रकार इटली के तरह ही जर्मनी में भी राष्ट्रवादी संगठन स्थापित किया गया। उसी प्रकार फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में भी गुप्त संगठन स्थापित हुआ। फिर 1830 होते होते 1830 के दशक में अनेक भागों में विद्रोह होने लगा, जिसे दबाना मेटरनिख के लिए असंभव हो गया। तो इस प्रकार मेटरनिख के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई, उस व्यवस्था के विरुद्ध में पूरा यूरोप में धीरे धीरे आंदोलन होने लगा। और औद्योगिकरण के चलते एक नया वर्ग आ गया था, बुर्जुआ वर्ग, जो क्या था, शिक्षित वर्ग था और वह निरंकुश शासन के विरुद्ध रहता था। तो इस प्रकार सारे लोगों के प्रयास से राष्ट्रवादी, उदारवादी और क्रांतिकारी, इन सभी लोगों के प्रयास से अनेक प्रतिबंधों के बावजूद विरोध की ज्वाला क्या हुई, भड़क गई।
मेटरनिक व्यवस्था के विरुद्ध में। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि मेटरनिक का जो राष्ट्रवाद और उदारवाद के है कि उफान को रोक नहीं सका। राष्ट्रवाद उदारवाद की भावना इतना बढ़ गई कि मेटरनिक इस राष्ट्रवाद उदारवाद के उफान को रोक नहीं सका। तो इसका परिणाम अंततः हुआ कि मार्च 1848 में वियना में खुले संघर्ष के बाद मेटरनिक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। मार्च 1848 में वियना में खुले संघर्ष के बाद मेटरनिक ने अपना पद से त्यागपत्र दे दिया और वह ऑस्ट्रिया छोड़ करके लंदन चला गया। इस प्रकार मेटरनिक के जो 1815 में वियना की संधि के द्वारा स्थापित व्यवस्था, जिसको हम लोग मेटरनिक व्यवस्था कहते हैं, वो व्यवस्था मार्च 1848 में समाप्त हो गई। तो क्रांतियों का दौर चला 1830 से 1848 तक। फ्रांस की क्रांति जब हम पढ़ा रहे थे तो उस वक्त हम चर्चा किए थे कि फ्रांस में एक क्रांति और होती है, उसको हम लोग जुलाई क्रांति कहते हैं, क्योंकि 1830 में यह जुलाई में हुई थी। तब प्रश्न है, शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो, ये किसका नारा था? मेटरनिक का। हाँ, मूल मंत्र था उसका, शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। मेटरनिक व्यवस्था क्या है? मेटरनिक व्यवस्था क्या है? जो पहले से प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था थी या राष्ट्रवादी व्यवस्था थी, उसको समाप्त करके या क्या किया, निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था लाया। इसी को मेटरनिक व्यवस्था कहते हैं। जितना सुधार हुआ था उस सारे सुधार को खत्म करके फिर पुरानी वाली स्थिति को ला दिया। इसी को यूरोप के अधिकांश देशों में तो इसी को मेटरनिक व्यवस्था कहते हैं। यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना कौन किया था? मेजिनी ने। हाँ, मेजनी ने किया था। कहाँ का था? इटली का। इटली का था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्रांतियों का दौर जो शुरू हुआ, यही व्यवस्था जो बनाया मेटरनिक व्यवस्था, मेटरनिक व्यवस्था के विरुद्ध में क्रांतियों का दौर शुरू हुआ, जो 1830 से 1848 तक चला। तो 1830 से 1848 के बीच में यूरोपीय राष्ट्रों में अनेक क्रांतियां हुई, लेकिन यहाँ भी अगुवान कौन है? यहाँ भी जो अगुवान है, अगुवान मतलब जो सबसे आगे है, वह फ्रांस ही है। 1830 में भी जो क्रांति होती है तो सबसे पहले कहाँ होती है? फ्रांस में होती है। इसी कारण मेटरनिक एक बार कहा था, मेटरनिक क्या कहा था कि जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिक एक बार बोला था कि जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्यों? इसका क्या मतलब हो सकता है? मेटरनिक के ये शब्द कहने का क्या अर्थ है कि फ्रांस छिंकता है? मेटरनिक कहाँ का था? मेटरनिक कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का। हाँ, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का था। और एक बार कहा था कि जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसी को कहते हैं ब्रेन स्ट्रोमिंग क्वेश्चन, माने ऐसा क्वेश्चन जिसे दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दे, उसको ब्रेन स्ट्रोमिंग क्वेश्चन कहते हैं। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका अर्थ है इतना ही कि हमेशा जो अगुवान रहा है क्रांति का,
यानी क्रांति में जो आगे रहा है वो हमेशा कौन रहा? फ्रांस रहा। राष्ट्रवाद की क्रांति में जो हमेशा आगे रहा वो फ्रांस रहा। इसलिए इसका कहना बिल्कुल सही है कि जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसके पहले हम लोग देखें कि 1789 में सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई? फ्रांस में हुई। फिर वहाँ से फैल गई पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद की हवा। फिर उसके बाद मेटरनिक आता है 1815 में, वो पुनः पुरानी व्यवस्था बहाल कर देता है। लेकिन फिर क्रांति होती है 1830 में जुलाई के महीना में, तो ये क्रांति भी फ्रांस में ही पहले होती है, इसलिए इसे जुलाई की क्रांति कहते हैं। तो इस आधार पर मेटरनिक का यह कहना कि जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये पूरी तरह सही है। तो 1830 में जो फ्रांस में जुलाई क्रांति होती है, अब उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1830 ये जो 1815 में फ्रांस में किसको राजगद्दी पर बैठाया जाता है? पहले हम चर्चा कर चुके हैं। ये वियना की संधि के द्वारा 1815 में फ्रांस की राजगद्दी किसको दिया जाता है? लुई 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 18वां। हाँ, लुई 18वां को दिया जाता है। तो उस 1800 तो वो जो बैठता है गद्दी पर, तो वो बहुत सुधारात्मक कार्य करता है। वो जो लुई जो 18वां था, वह ज़्यादा खराब राजा नहीं था। वह फ्रांस की जो महान क्रांति हुई थी उन सिद्धांतों को वह लागू करने का प्रयास करता है। और वो क्या करता है, जो प्रतिक्रियावादी थे, जो यानी सुधार के विरोधी थे, और जो सुधारवादी थे, वो दोनों के बीच में तारतम्य बनाने का प्रयास करता है। तारतम्य मतलब बैलेंस, एक ऐसा वो बीच का रास्ता निकाल कर चलता है। लुई 18वां जो था वो विवेकशील राजा था। वह परिवर्तन चाहने वालों के और परिवर्तन नहीं चाहने वाले दोनों के बीच में वो बैलेंस बना करके वह राज करता है। और लुई ने 2 जून 1814 को संवैधानिक सुधारों की भी घोषणा करता है, जो कि 1848 तक फ्रांस में चलता रहा। वो यानी संवैधानिक सुधार का मतलब हुआ कि कानून का राज स्थापित होना, जिसमें उसमें मुख्य बात क्या रहेगी? समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, यही सब बातें रहेगी। तो संवैधानिक सुधार का भी घोषणा किया था लुई 16वां ने 2 जून 1814 को, जो कि 1848 तक चला। लेकिन उसको 1824 में मृत्यु हो जाती है। लुई 16वां की मृत्यु कब हो जाती है? 1824 में। तो उसके बाद गद्दी पर बैठता है चार्ल्स दसम। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? चार्ल्स दसम बैठता है। यह ठीक उल्टा था, यह लुई 16वां के समान था, समझ लो। लुई 16वां जिसको गिलोटिन पर चढ़ाया गया था, याद होगा, कई बार चर्चा किए हैं। तो यह थोड़ा सा मूर्ख टाइप का था, यह स्वेच्छाचारी था, निरंकुश था। कौन स्वेच्छाचारी था? लुई या चार्ल्स दसम। लुई 18वां तो सही था, वो अच्छा राजपाट किया और सबों को लेकर चला, लेकिन उसकी 1824 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? चार्ल्स दसम। तो चार्ल्स दसम कैसा रहता है? वो स्वेच्छाचारी है और निरंकुश शासक है, और वह संवैधानिक राजाओं के अनुसार शासन करने के लिए तैयार नहीं था। वो क्या कहता था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। तो अंग्रेज वहाँ पर क्या था? इंग्लैंड में वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र था। यहाँ पर जो राजा थे नाम मात्र का प्रधान थे, वहाँ पर संसद के सरकार चला रही थी। तो इसका कहना था चार्ल्स दसम का कि अंग्रेज की तरह जैसे इंग्लैंड में शासन चल रहा है वैसे चलाने से अच्छा है कि हम लकड़ी काटेंगे। जैसे जंगल में लकड़ी कैसे लकड़हारा वगैरह काटता है, यानी कि इतना यह अगेंस्ट था उस संवैधानिक व्यवस्था के, संविधान के इतना यह विरोधी था। तो उसने क्या किया? निरंकुश जो शासक होता है उसके सारा पद चिन्हों पर चला
कुलीनों और पादरियों को फिर विशेषाधिकार दे दिया, चर्च की शक्ति प्रदान कर दिया पुनः, फिर उदारवादियों को दमन किया, नागरिक स्वतंत्रता को छीन लिया, प्रेस और भाषण पर पाबंदी लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, जनता में चार्ल्स का विरोध बढ़ने लगा। जाहिर सी बात है कि जब इतना तरह का काम होगा कि नागरिक स्वतंत्रता छीन लिया जाएगा, प्रेस और भाषण पर पाबंदी लगा दिया जाएगा, उदारवादियों पर दमन किया जाएगा। दमन का मतलब उसको पकड़ना, जेल में डालना, मारना। ठीक है, माइक किसी का ऑन है? अंगद नाम से ज्वाइन करता है उसको प्रायः माइक ऑन रहता है। अंगद नाम से ज्वाइन करता है उसको प्रायः माइक ऑन ही रहता है, जिसके कारण डिस्टर्बेंस होती है। तो जब इतना सारा राजा काम करेगा, निरंकुश शासन करेगा, तो जाहिर सी बात है कि जनता में विद्रोह तो होना ही है। तो चार्ल्स का विरोध बढ़ने लगा, लेकिन चार्ल्स इसका कोई परवाह नहीं किया। तो इसका परिणाम क्या हुआ, 1830 में क्रांति हो गई। चार्ल्स थोड़ा सा ही परवाह नहीं किया, अपना मनमानी करते रहा। उसमें मुख्य रूप से जो काम किया उसमें एक है कि 1830 में वह पोलीगनिक नामक एक प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 1830 में चार्ल्स दसम क्या करता है, पोलीगनिक नामक एक प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। वह शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना करता है, मतलब पूरी तरह पहले वाला ही सिस्टम को लागू करता है। और चार्ल्स का विरोध बढ़ता जाता है, लेकिन इसका परवाह नहीं करता है। और चार्ल्स जो है दसम 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश लाता है। जो 4 अध्यादेश क्या होगा समझा जा सकता है, वही सब बातें रहेगी कि प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाएगा, नवनिर्वाचित जो प्रतिनिधि सभा संघ थी उसको भंग कर दिया गया, यानी सभा संघ बनाई गई थी सरकार को, राजा को सहयोग करने के लिए, उसको भंग कर दिया, किसी कोई आवश्यकता नहीं है। मतदान का अधिकार संकुचित कर दिया, खाली कुलीनों को लाभ पहुंचाया कि मतदान कौन देगा, तो कुलीन देगा। और सितंबर में नए चुनाव करवाने की घोषणा करता है। तो ये जो 4 जो अध्यादेश लाता है, इसका ज़बरदस्त प्रतिक्रिया होती है। और सभी उदारवादी और राष्ट्रवादी जो संगठन था वो सब संगठित हो गए और राजशाही का विरोध करने का निर्णय लिया। और 26 जुलाई 1830 को पेरिस की जनता ने विद्रोह कर दिया। इसलिए इसको जुलाई क्रांति कहते हैं, क्योंकि 26 जुलाई 1830 को पेरिस की जनता क्या किया, चार्ल्स दसम के नीतियों के विरोध में, चार्ल्स दसम के नीतियों के विरोध में विद्रोह कर दिया। कब किया, 26 जुलाई 1830 को। और इस 26 जुलाई 1830 को रात भर पेरिस में स्वाधीनता के नारा गूंजता रहा। और इस क्रांति में सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी सभी ने भाग लिया। पेरिस की जनता ने राजा के सैनिकों और कुलीनों से खुला संघर्ष किया। और जनता का नेतृत्व कौन कर रहा था उस वक्त, लफायते। जनता का नेतृत्व कौन किया, लफायते किया। लफायते का नाम पहले सुनी हो, सुना हुआ लग रहा है कुछ लफायते का नाम? लफायते का नाम नया है कि पहले सुना हुआ है? सुना हुआ है। लफायते का नाम सुना हुआ है। जब फ्रांस की क्रांति हम पढ़ा रहे थे तो उस वक्त भी लफायते आया था। जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा रहे थे तो उस वक्त भी लफायते आया था। ये लफायते था, एक अभिजात वर्ग का था फ्रांस में, एक सैन्य अधिकारी था, जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1775 से 1783 ईस्वी तक, उसमें वह फ्रांस मदद किया था ना उसको, तो फ्रांस की तरफ से लफायते वहाँ युद्ध लड़ा था अमेरिका में। तो लफायते 2 जगह महत्वपूर्ण है, अमेरिका में भी और फ्रांस में भी। और फ्रांस में जब क्रांति हुई थी 1789 में, तो उस वक्त वही लफायते नेतृत्व किया था 1789 में। फिर उसके बाद जुलाई में क्रांति होती है 1830 में, तो यहाँ भी नेतृत्व कौन करता है, लफायते ही है।
1830 होते होते वृद्ध हो गया था, इसलिए यहाँ पर वृद्ध लफायते लिख रहे हैं, लिखा हुआ है। तो 1789 में, 1775 और 83 में जो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम होता है, जिसको अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध भी कहते हैं, तो उसमें यह लड़ा था फ्रांस की तरफ से इंग्लैंड के सैनिकों के विरुद्ध, और फ्रांसीसी क्रांति में नेतृत्व किया था, फिर 1830 में भी किया। नाम जब हम बोलते हैं, जैसे लफायते बोलते हैं, तो सुनने में थोड़ा सा कठिन लगता होगा, लेकिन इस तरह के नामों का थोड़ा सा अभ्यास बनाना होगा, क्योंकि यह उस तरफ ऐसा ही नाम होता है। और उसमें भी सब अंग्रेजी नाम नहीं है, कुछ जर्मन नाम है, कुछ फ्रेंच नाम है, कुछ इटालियन नाम है। तो वहाँ भी तो, यूरोप में भी तो बहुत सी भाषाएं हैं, तो सभी भाषाओं का उच्चारण अलग अलग है। जैसे लफायते का ही यदि हम पूरा नाम देखें, तो लफायते का हम पूरा नाम सुना रहे हैं, हम लफायते याद करना इतना कठिन है, तो यदि हम पूरा नाम बोलेंगे तो याद करना कितना कठिन होगा। इसको अभी हम पूरा नाम सुना रहे हैं। इसका पूरा नाम है मैरी जोसेफ पॉल यवेस रोच गिलबर्ट डू मोटियर मार्क्विस डे ला फेटे। इसका पूरा नाम है लफायते का, मैरी जोसेफ पॉल यवेस रोच गिलबर्ट डू मोटियर मार्क्विस डे ला फेट। तो समझ सकते हो कितना बड़ा नाम होता है। लेकिन शॉर्ट में हम लोग अंतिम वाला लफायते को हम लोग बोलते हैं, और उच्चारण में भी थोड़ा सा भिन्नता होती है। जैसे अमेरिका में कहा जाता है इसको लफायेट, अमेरिका में इसको बोला जाता है, हम लोग लफायते बोल रहे हैं, अमेरिका में इसको बोलता है लफायेट। और फ्रेंच में इसको बोलता है लाफजट। लफायते को फ्रेंच में क्या बोलता है? लाफजट। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि उच्चारण में भिन्नता है, और नाम कितना बड़ा बड़ा है और कितना टेढ़ा टेढ़ा है। तो ज़्यादातर लोगों का नाम बड़ा ही रहता है, तो उसका अंतिम वाला हम लोग सिर्फ बोलते हैं, अंतिम वाला उसको उच्चारण करते हैं या प्रथम वाला करते हैं। इस तरह से होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब क्लास में